ब्रह्मांड एक अनंत महासागर है और इस महासागर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी खामोशी है। जब हम अपने छोटे से नीले ग्रह से ऊपर देखते हैं तो हमें अरबों आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे और हर तारे के इर्द गिर्द घूमते अनगिनत ग्रह। गणित के हिसाब से यह ब्रह्मांड जीवन के शोर से भरा होना चाहिए, इसे गूंजना चाहिए। लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ सन्नाटा मिलता है, द ग्रेट साइलेंस। इस असीमित अंधेरे में पृथ्वी एक अपवाद है, एक विसंगति। हम ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जिसने अपनी आंखें खोली हैं। हम जागृत ब्रह्मांड हैं। लेकिन क्या हम अकेले हैं? क्या चेतना केवल इसी एक चट्टान तक सीमित है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो भूगोल से परे है। हम समय में पीछे जाएंगे और भविष्य में आगे। हम एक ऐसे पड़ोसी के पास जाएंगे जो कभी हमारा जुड़वा था, लेकिन अब एक विशाल जमी हुई कब्र है। हम मंगल पर जा रहे हैं। यह कहानी केवल एक ग्रह के मरने की नहीं है। यह कहानी है उसे फिर से जिंदा करने की। यह कहानी है एक नई पृथ्वी के निर्माण की। कल्पना कीजिए 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल एक नवजात शिशु की तरह हिंसक है। इसे हम लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट का युग कहते हैं। एस्टेरॉयड्स और धूमकेतु जो पानी और कार्बनिक यौगिकों से भरे हुए थे, आंतरिक ग्रहों पर बरस रहे थे। इन विनाशकारी पत्थरों ने ही जीवन का बीज बोया। उस समय यदि आप अंतरिक्ष में खड़े होते तो आपको एक नहीं बल्कि 2 नीले मोती दिखाई देते, पृथ्वी और मंगल। जी हां, भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड, जिसे हम स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं, झूठ नहीं बोलता। मंगल का नोआशियन पीरियड लगभग 4.1 से 3.7 अरब साल पहले। उस समय मंगल एक वाटर वर्ल्ड था। नासा के क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस रोवर्स ने मंगल की मिट्टी में फिलोसिलिकेट्स की खोज की है। ये मिट्टी के ऐसे खनिज हैं जो केवल तब बनते हैं जब चट्टानें हजारों वर्षों तक पानी में डूबी रहें। और यह पानी तेजाबी नहीं था, बल्कि इसका पीएच तटस्थ था, न्यूट्रल था। जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल सही। लेकिन यहां एक वैज्ञानिक पहेली है। उस समय हमारा सूर्य आज की तुलना में 30% कम चमकदार था। इसे फेंट यंग सन पैराडॉक्स कहते हैं। भौतिकी के नियमों के अनुसार मंगल को बर्फ का गोला होना चाहिए था, तो पानी तरल कैसे रहा? जवाब है एक अति सक्रिय वातावरण। मंगल के ज्वालामुखी विशेष रूप से थार्सिस क्षेत्र के आकाश में भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन उगल रहे थे। ये ग्रीन हाउस गैसें थीं। इन्होंने सूर्य की उस कमजोर गर्मी को कैद कर लिया और मंगल को एक गर्म आर्द्र दुनिया में बदल दिया। मंगल के उत्तरी गोलार्ध में एक विशाल महासागर था, ओशनस बोरियालिस। इसकी गहराई करीब 1.5 किलोमीटर तक थी। यह पृथ्वी के अटलांटिक महासागर से भी ज्यादा पानी समेटे हुए था।
वह एक जीवित दुनिया थी। नदियों का शोर था, लहरों का संगीत, शायद जीवन की पहली धड़कन भी थी। लेकिन ब्रह्मांड निर्दयी है, यहां आकार ही भाग्य तय करता है। मंगल पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है और उसका द्रव्यमान पृथ्वी का केवल 10%। थर्मोडायनामिक्स का एक क्रूर नियम है, छोटी चीजें तेजी से ठंडी होती हैं। ग्रहों के अंदर एक दिल होता है, पिघले हुए लोहे का एक कोर। जब यह घूमता है तो यह डायनामो इफेक्ट पैदा करता है, जो ग्रह के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है, जिसे हम मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। यह कवच हमें सूर्य से आने वाली जानलेवा सौर पवन से बचाता है। लगभग 4 अरब साल पहले मंगल का दिल ठंडा पड़ गया, उसका कोर जम गया, कॉन्वेक्शन रुक गया और उसी पल मंगल की मृत्यु निश्चित हो गई। उसका चुंबकीय कवच गायब हो गया। अब सूर्य जीवनदाता नहीं बल्कि हत्यारा बन गया। सौर पवन, उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण अब सीधे मंगल के वायुमंडल से टकराने लगे। इस प्रक्रिया को स्पटरिंग कहते हैं। नासा के मैवन मिशन ने इस अपराध स्थल की जांच की है। डेटा बताता है कि मंगल हर सेकंड अपना वायुमंडल अंतरिक्ष में खो रहा था। अल्ट्रावायोलेट रेस ने पानी के अणुओं को तोड़ दिया। हाइड्रोजन जो हल्का था अंतरिक्ष में भाग गया, लेकिन ऑक्सीजन, भारी ऑक्सीजन पीछे रह गई। और क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होती है, उसने चट्टानों में मौजूद लोहे के साथ प्रतिक्रिया की। सरल शब्दों में कहें तो ग्रह को जंग लग गया। वह लाल रंग जो हम आज देखते हैं वह खून नहीं है, वह जंग है। वह उस ऑक्सीजन की कब्र है जिसे हम सांस ले सकते थे। महासागर वाष्पित हो गए, नदियां सूख गईं और मंगल हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज मंगल एक जमी हुई मास्टरपीस है। तापमान -60 डिग्री सेल्सियस, वातावरण पृथ्वी के 1% से भी कम, लेकिन इसकी विहंगमता पृथ्वी को बौना बना देती है। जरा वेलस मोरिनारिस को देखें। यह पानी से बनी घाटी नहीं है, बल्कि ग्रह की त्वचा पर एक टेक्टोनिक घाव है। यह 4000 किलोमीटर लंबा है। अगर इसे पृथ्वी पर रखा जाए तो यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो फैलेगा, फिर भी और आगे निकल जाएगा। इसकी गहराई 7 किलोमीटर है। आप इसमें माउंट एवरेस्ट को छिपा सकते हैं। और फिर है ओलंपस मॉन्स, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, 21 किलोमीटर ऊंचा, फ्रांस के क्षेत्रफल जितना चौड़ा। यह ज्वालामुखी एक ही जगह पर अरबों साल तक फटता रहा, परत दर परत चढ़ता रहा। आज यह खामोश है, एक सोए हुए देवता की तरह। लेकिन मंगल पर सबसे भावुक पल शाम का होता है। पृथ्वी पर धूल और वातावरण लाल रोशनी को बिखेरते हैं, इसलिए हमारा सूर्यास्त लाल होता है। लेकिन मंगल पर भौतिकी उल्टी हो जाती है। वहां की महीन धूल माय स्कैटरिंग के सिद्धांत के अनुसार काम करती है। यह नीली रोशनी को सूर्य के पास केंद्रित करती है। तो जब आप मंगल पर खड़े होकर डूबते सूरज को देखेंगे तो आपको लाल आकाश में एक नीला सूर्यास्त दिखाई देगा। यह नीला रंग
उस पानी की याद दिलाता है जो अब नहीं है। यह एक गोस्ट सिग्नल है। अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या जो मर चुका है, क्या उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है? क्या हम मंगल को टेराफॉर्म कर सकते हैं? क्या हम इसे एक नई पृथ्वी बना सकते हैं? विज्ञान कहता है हाँ, लेकिन यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होगा। हमें 3 काम करने होंगे। ग्रह को गर्म करना होगा, वातावरण को घना करना और उसे सांस लेने योग्य बनाना। मंगल के ध्रुवों पर जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का भंडार है। हमें इसे मुक्त करना होगा। हम कक्षा में विशालकाय दर्पण लगा सकते हैं जो एल्यूमिनियम की पतली परतों से बने होंगे और कई किलोमीटर चौड़े होंगे। ये सूर्य की रोशनी को सीधे ध्रुवों पर केंद्रित करेंगे। जैसे ही तापमान बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्ध्वपातित होगी, यानी ठोस से सीधे गैस बनेगी। वातावरण घना होने लगेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन शायद कार्बन डाइऑक्साइड काफी न हो, तो हमें सुपर ग्रीन हाउस गैसेस का निर्माण करना होगा, जैसे परफ्लोरोकार्बन। ये गैसें गर्मी को रोकने में कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली हैं। हमें मंगल पर स्वचालित कारखाने बनाने होंगे जो इन गैसों को लगातार वायुमंडल में पंप करें। जैसे ही दबाव आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट को पार करेगा, एक चमत्कार होगा। अरबों सालों बाद मंगल की सतह पर तरल पानी बहेगा। वैलिस मोरनारिस में फिर से नदियां बहेंगी। प्राचीन झीलें फिर से भर जाएंगी। आकाश का रंग उस धूल भरे लाल से बदलकर गहरे नीले में बदल जाएगा। लेकिन एक नीला आसमान और बहता पानी जीवन नहीं है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मशीनें नहीं बनाती, जीव विज्ञान बनाता है। यहां हम पृथ्वी के सबसे पुराने निवासियों को बुलाएंगे, एक्सट्रीमोफाइल्स, साइनोबैक्टीरिया और लाइकेन। हम इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे ताकि वे मंगल की विषैली मिट्टी को खा सकें और ऑक्सीजन छोड़ सकें। यह प्रक्रिया धीमी होगी, बहुत धीमी। पौधे, फिर जंगल और फिर शायद फसलें। एक सांस लेने योग्य वातावरण बनाने में 1000 से 10,000 साल लग सकते हैं। हम आज पेड़ लगाएंगे, लेकिन उनकी छांव हमारी 50वीं पीढ़ी को मिलेगी। यह हमारे लिए नहीं है, यह भविष्य के लिए एक उपहार है। अंत में सवाल यह नहीं है कि क्या हम यह कर सकते हैं, सवाल यह है कि क्या हमें यह करना चाहिए। ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, और जहां तक हम जानते हैं केवल पृथ्वी ही कोई ऐसा है जो सितारों को देख सकता है और उनका मतलब समझ सकता है। अगर कल कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए या हम खुद को परमाणु आग में झोंक दें, तो ब्रह्मांड की चेतना हमेशा के लिए बुझ जाएगी। ब्रह्मांड फिर से अंधा और बहरा हो जाएगा। मंगल को टेराफॉर्म करना केवल कॉलोनाइजेशन नहीं है, यह एक बैकअप ड्राइव है, यह जीवन का विस्तार है, यह डेड मैटर को जीवित चेतना में बदलना है। कल्पना करें, हजारों साल बाद मंगल के किसी हरे भरे जंगल में एक बच्चा खड़ा है।
वह रात के आकाश में देखता है। उसे 2 छोटे चंद्रमा फोबोस और डेमोस दिखाई देते हैं और उनके बीच एक बहुत चमकदार नीला तारा दिखाई देता है। वह अपनी उंगली उठाता है और पूछता है वह क्या है, और उसकी माता कहती है वह पृथ्वी है, वह जगह जहां से हम आए थे। यही वह क्षण है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जब मंगल केवल एक लाल ग्रह नहीं रहेगा, जब वह घर बन जाएगा